आज से लगभग 2300 साल पहले भारत कोई एक राष्ट्र नहीं था। यह छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ सत्ता का युद्ध क्षेत्र था। हर दिशा में अलग अलग झंडे थे। हर राजा की अपनी अपनी सीमाएं थी। कोई मगध की शक्ति से डरता था, कोई अवंती की चालों से, तो कोई तक्षशिला की बुद्धि से। लेकिन एक चीज थी जो पूरे भारत में समान थी, और वह थी आपसी फूट। राजा राजा से लड़ रहा था, भाई भाई का दुश्मन था, और जनता सिर्फ सत्ता की आग में जलने वाली एक लकड़ी थी। और तभी भारत की वेस्टर्न बॉर्डर्स पर एक धूल का तूफान उठा। यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह इतिहास की सबसे खूंखार, लगातार जीत की भूख में आगे बढ़ती एक निर्दयी सेना थी। इस विशाल सेना के पीछे था एक ऐसा शख्स जो खुद को इतिहास नहीं बल्कि इतिहास का निर्माता मानता था। वह था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे भारत में सिकंदर के नाम से जाना जाता है। आज का ईरान यानी उस समय का फारस या फिर पर्शिया की महान सल्तनत अलेक्जेंडर के पैरों में गिर चुकी थी। उसने राजा डेरियस को हराकर शहर को राख बना दिया था। जहां उसकी तलवार उठती थी वहां इतिहास खत्म हो जाता था। मैसेडोनिया से चला यह तूफान ईरान पार करता हुआ अफगानिस्तान से गुजरा और अंत में भारत की पवित्र धरती पर आ पहुंचा। यह वही भारत था जिससे सिकंदर ने भारत को सोने की चिड़िया कहा था, और अब उसकी नजर भारत पर थी। पंजाब की नदी के किनारे सिकंदर को पहली बार सिर्फ जीत नहीं प्रतिरोध मिला। उसके आगे था राजा पोरस और उसकी विशाल सेना, जिसमें हजारों हाथी थे और आसमान से गिरती लगातार बारिश। यह युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक चेतावनी थी। सिकंदर जीत गया लेकिन उसकी सेना हार गई। सिकंदर की सेना वर्षों से लगातार युद्ध कर रही थी। अनजान जमीन, घने जंगल और मानसूनी बारिश ने सैनिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। जब ब्यास नदी के किनारे सिकंदर ने गंगा की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया, तो उसकी ही सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सभी घर लौटने की मांग कर रहे थे। गंगा के उस पार उन सैनिकों को एक ऐसे साम्राज्य की कहानियां सुनाई दे रही थी जो असीमित था, और वह था नंद साम्राज्य, जिनके पास थे हजारों हाथी और अनगिनत सैनिकों की शक्ति ने सिकंदर की सेना के दिलों में डर भर दिया था। भारत की जलवायु मैसेडोनिया और फारस से पूरी तरह अलग थी। उनके आगे थे घने जंगल, दलदलित जमीन और ऐसे जगह राशन और जरूरी सामान पहुंचाना असंभव था। हर एक कदम सेना के लिए मौत का बुलावा था। कई दिनों तक सिकंदर क्रोध में रहा। अंत में संकेतों को स्वीकार किया और अपनी सेना की इच्छा के आगे झुक गया। उसे समझ आ गया, यह आगे बढ़ना विजय नहीं विनाश होगा। सिकंदर वापस लौटा बिना भारत जीते और बिना सपने पूरे किए। अलेक्जेंडर नाम का डर अब वापस जा चुका था, और दूसरी तरफ था नंदवंश। सोने से भरे खजाने, लाखों सैनिक और हजारों हाथियों की असीम शक्ति, लेकिन साथ ही जनता की नफरत, ब्राह्मणों का अपमान और अत्याचार से भरा शासन। और इसी अंधकार में, इसी सत्ता के खालीपन में जन्म लेने वाला था भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट। एक ऐसा युवा जिसे इतिहास चंद्रगुप्त के नाम से जानने वाला था, और एक ऐसा मस्तिष्क जो सिर्फ राज्य नहीं साम्राज्य गढ़ना जानता था। यह पुरुष युद्धभूमि में नहीं दिखता, लेकिन हर युद्ध उसी के दिमाग से जीता जाता है, जिसका नाम था चाणक्य, जिसे इतिहास में कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय में आचार्य थे। चाणक्य राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और जासूसी हर विषय का उस्ताद था। उसके लिए नैतिकता भी स्थिति पर निर्भर करती थी। यही कारण था कि उसकी लिखी रचना अर्थशास्त्र आज भी दुनिया की सबसे निर्मम राजनीतिक पुस्तकों में गिनी जाती है। कहा जाता है एक दिन चाणक्य मगध की राजसभा में पहुंचे, और वही नंद राजा ने उस विद्वान का सार्वजनिक अपमान कर दिया। सभा में हंसी उड़ी, सम्मान टूटा और एक क्षण में इतिहास बदल गया। कहते हैं चाणक्य शांत रहा, कोई क्रोध नहीं, कोई शोर नहीं। लेकिन उस दिन उसके भीतर एक आग जल उठी। उसने अपने केशों को खोल दिया और शपथ ली, जब तक नंदवंश नष्ट नहीं होगा, मैं इन बालों को नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा किसी योद्धा की नहीं थी, यह एक रणनीतिकार की कसम थी। चाणक्य को पता था, नंदों को हराने के लिए उसे तलवार नहीं, एक चेहरा चाहिए था। एक युवा जिसे जनता स्वीकार करे, जिसमें साहस हो और जिसे वह अपने अनुसार गढ़ सके। चाणक्य को वह चेहरा मिल चुका था। वह कोई राजकुमार नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसके पास राज्य का ताज भी नहीं था। वह था एक साधारण सा बालक, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी उत्पत्ति से लेकर इतिहास में कई मतभेद है,
कुछ कहते हैं वह एक साधारण कुल में जन्मा, कुछ उसे क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं। लेकिन एक बात निर्विवाद है, यह बालक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसके भीतर आज्ञा मानने की नहीं बल्कि आदेश देने की क्षमता थी। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा पाई। वहाँ उसने सिर्फ युद्ध की कला ही नहीं सीखी, बल्कि उसने यह भी सीखा कि कब धैर्य रखना चाहिए। चाणक्य जानता था नंद डायनेस्टी को सीधे चुनौती देना आत्महत्या थी, इसलिए युद्ध से पहले तैयारी शुरू हुई। छोटे स्थानीय राजा, नंदों से नाराज सेनापति और दुखी जनता सब एक साथ आने लगे थे, और यही से चाणक्य और चंद्रगुप्त के लिए मौका बन गया था। तो चंद्रगुप्त सिर्फ चाणक्य का शिष्य नहीं रहा, बल्कि जनता की उम्मीद बन गया था। चाणक्य का पहला प्रहार थी जनता। यह युद्ध सिर्फ तलवारों का युद्ध नहीं था, क्योंकि तलवार केवल शरीर काटती है। यह युद्ध रणनीति का युद्ध था, जहाँ दिमाग सेनाओं से ज्यादा घातक सिद्ध होता है। चाणक्य जानता था कोई भी सत्ता जनता के बिना खड़ी नहीं हो सकती। नंदों के पास धन था, सेना थी, लेकिन जनता नहीं थी। भारी टैक्स, अत्याचार और अपमान धीरे धीरे लोगों के मन में नंदों के लिए घृणा भर दी गई। अब विद्रोह केवल राजाओं का नहीं, जनता का आंदोलन बन चुका था। चाणक्य का दूसरा वार था सेना के भीतर फूट डालना। नंद डायनेस्टी की सेना संख्या में विशाल थी, लेकिन वफादारी में कमजोर। चाणक्य ने लालच, भय और असंतोष तीनों का उपयोग किया। कुछ सेनापति खरीदे गए, कुछ को भ्रम में डाला गया और कुछ निर्णायक क्षण पर पीछे हट गए। युद्ध भूमि में सबसे बड़ा धोखा अंदर से हुआ। चाणक्य का तीसरा प्रहार था अर्थव्यवस्था पर हमला। नंदों की शक्ति उनके खजाने से आती थी। चाणक्य ने व्यापार मार्गों को अस्थिर कर दिया, राजस्व को रोका और खजाने तक पहुंच कमजोर कर दी। जहाँ सेना का वेतन नहीं मिलता, वहाँ तलवार अपने आप गिर जाती है। अंत में जब निर्णायक युद्ध का दिन आया, तो मैदान में सिर्फ हथियार नहीं थे, वर्षों का गुस्सा, जनता की पीड़ा और एक बदले की ज्वाला भी खड़ी थी। नंदों की सेना विशाल थी, जिनमें हजारों सैनिक, हाथियों की पंक्तियां, लोहे से ढकी दीवारें और असीम धन का घमंड। लेकिन भीतर से वह सेना पहले से ही हार चुकी थी, क्योंकि जो सैनिक डर से लड़ते हैं, वे संख्या में चाहे कितने ही हो, इतिहास नहीं बदलते। दूसरी ओर थी एक छोटी सी लेकिन शक्तिशाली सेना, जिसके पास न अपार धन था, न चमकदार कवच, पर था उद्देश्य। और उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि वर्षों की तैयारी थी। उसके हाथ में तलवार नहीं, पूरे भारत का भविष्य था। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, नंदों की पंक्तियां बिखरने लगी। सेनापति भ्रमित थे, सैनिकों के मन टूट चुके थे। और फिर एक निर्णायक क्षण, एक सीधा निर्णायक वार। उस वार ने सिर्फ राजा को ही नहीं गिराया, उसने नंदवंश की जड़ों को उखाड़ फेंका। न धन कमाया, न ऊंची दीवारें, न विशाल सेना, क्योंकि जब जनता साथ छोड़ दे और विचार सामने खड़े हो, तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी रेत की तरह ढह जाता है। उस दिन एक वंश का अंत हुआ, और उसी राख से जन्म लिया भारत के सबसे पहले महान साम्राज्य ने। मगध की गद्दी पर अब बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य। यह केवल राजा का राज्याभिषेक नहीं था, यह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। भारत का पहला विशाल संगठित साम्राज्य जन्म ले चुका था, और पर्दे के पीछे अब भी खड़ा था वह व्यक्ति जिसने तलवार नहीं उठाई, क्योंकि कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, इतिहास को गढ़ते हैं। मगध की गद्दी हासिल करना चंद्रगुप्त का लक्ष्य नहीं था, वह तो सिर्फ शुरुआत थी। चंद्रगुप्त जानता था, अगर सत्ता को जीवित रखना है तो उसे सीमाओं से बाहर निकालना होगा। चंद्रगुप्त कभी अंधाधुंध आक्रमणकारी नहीं था। हर युद्ध से पहले नक्शे बने, सूचनाएं जुटी और रास्ते तय हुए। मौर्य सेना एक एक करके उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। पहले पंजाब, जहाँ यूनानी सेनापतियों की बची कुची शक्ति थी, फिर सिंध, जहाँ व्यापार मार्ग और नदियाँ सत्ता की चाबी थी, और अंत में काबुल, कंधार और आधुनिक अफगानिस्तान तक मौर्य ध्वज लहराने लगा। यह सिर्फ विस्तार नहीं था, यह भारत की सुरक्षा की दीवार थी। सिकंदर के लौटने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर की बची हुई सेनाएं और उसके अधिकारी आपस में लड़ रहे थे। स्थानीय शासक कमजोर थे। चंद्रगुप्त ने इस शून्य को अवसर में बदला। जहाँ तलवार से काम नहीं बना, वहाँ कूटनीति चली। जहाँ समझौता असंभव था, वहाँ युद्ध हुआ। धीरे धीरे सिकंदर का प्रभाव भारत से समाप्त होने लगा, लेकिन एक ताकत अब भी बची हुई थी। सिकंदर का उत्तराधिकारी और सेल्यूसिड साम्राज्य का राजा सेल्यूकस निकेटर। लगभग 300 ईसा पूर्व में सेल्यूकस भारत की सीमा तक आ पहुंचा। यह सामना दो बड़े शासकों का था, एक पश्चिम से और एक पूर्व से।
यह युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि दोनों समझ चुके थे यह लड़ाई किसी के फायदे की नहीं थी। आखिरकार दोनों के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। इस संधि में सीमाएं स्पष्ट कर दी गई। सेल्यूकस की सेनाएं भारत से वापस चली गई। चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान के बड़े इलाके मिले। दोनों राज्यों के बीच विवाह संबंध भी बना। माना जाता है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 युद्ध हाथी दिए थे, जो उस समय के सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति में माने जाते थे। यह सिर्फ समझौता नहीं था, यह पूर्व और पश्चिम के बीच शांति और स्थिरता की शुरुआत थी। मौर्य साम्राज्य अब अपनी शिखर पर था। सीमाएं सुरक्षित थी, प्रशासन मजबूत था, सेना संगठित थी। भारत पहली बार एक स्थिर और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में खड़ा था। चंद्रगुप्त अब सब कुछ पा चुका था, साम्राज्य, शक्ति और सम्मान। उत्तर और पश्चिम सुरक्षित था, प्रशासन मजबूत था, राज्य व्यवस्था चाणक्य की नीति पर चल रही थी। लेकिन उसके भीतर एक सवाल जाग चुका था, क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? कहते हैं लगातार युद्ध, हिंसा और सत्ता के बोझ ने चंद्रगुप्त को अंदर से थका दिया था, और उसी समय उसका संपर्क हुआ जैन धर्म से। एक ऐसा मार्ग जो अहिंसा सिखाता है, त्याग सिखाता है और आत्मशुद्धि पर जोर देता है। चंद्रगुप्त ने राजगद्दी त्याग दी, सत्ता सौंपी अपने पुत्र बिंदुसारा को और स्वयं दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया। कहा जाता है कि श्रवण बेलगोला में उसने जैन साधु के रूप में जीवन बिताया। वहाँ न कोई ताज था, न कोई सेना, सिर्फ संयम, ध्यान और मौन। जिस व्यक्ति ने इतिहास बदला, उसने ही इतिहास से खुद को अलग कर लिया। चंद्रगुप्त सिर्फ एक सम्राट नहीं था, वह एक दर्शन बन गया था। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले वीडियो में हम देखेंगे राजा बिंदुसार का शासन और उसके बाद एक ऐसे राजा के बारे में जिसने पूरे इतिहास को ही बदल दिया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।